नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 23 सितंबर, दिन गुरुवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन। आज भी बैठक करेंगे बीजेपी चुनाव प्रभारी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की होगी सीबीआई जांच, योगी सरकार ने केंद्र से की सिफारिश। यूपी सरकार ने जरूरतमंदों को छात्रवृत्ति देने को आसान किए नियम, फर्जी प्रमाण पत्र वाले नहीं कर पाएंगे आवेदन। चित्रकूट में 15 दिसंबर को होगा हिंदू एकता महाकुंभ, संघ प्रमुख को भेजा जाएगा आमंत्रण। 60,000 करोड़ से अधिक की ठगी में ईओडब्ल्यू को बड़ी सफलता। लखनऊ में शातिर अपराधी राशिद की पत्नी समेत 2 गिरफ्तार। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक टीम बनाई है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बुधवार से लखनऊ में हैं। कल पहले चरण की चुनावी बैठक के गुरुवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान व अनुराग ठाकुर तथा भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित इस प्रदर्शनी का सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ धर्मेंद्र प्रधान व अनुराग ठाकुर ने अवलोकन किया। सीएम योगी की यहां पर मौजूदगी में आज ही भाजपा चुनावी संगठन की बैठक होगी, जिसके बाद सभी प्रभारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भाजपा चुनावी संगठन की बैठक में सभी प्रभारियों के काम का बंटवारा किया जाएगा। चुनावी प्रभारी गुरुवार को एक बार फिर से मंथन में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक शुरू कर दी है। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को लखनऊ पहुंचकर भाजपा कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों, डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान बैठक में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव में क्षेत्र के प्रभारियों के साथ बैठक की। संगठनात्मक बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की योजनाओं और उन पर चर्चा की गई। बुधवार को परिचय बैठक थी। इस बैठक के बारे में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि भाजपा संगठनात्मक पार्टी है और बूथ लेवल तक इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का गठन है। यही विशेषता पूरे भारत में है। भाजपा के हर व्यक्ति को अपना दायित्व पता है कि किस कार्यकर्ता को क्या करना है। अब सरकार के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाएं, यह संगठन का काम है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनावी प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रयागराज में संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। गृह विभाग ने प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। सोमवार शाम नरेंद्र गिरी श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के विश्राम गृह स्थित कमरे में मृत पाए गए थे। इसकी जांच फिलहाल 18 सदस्यीय एसआईटी कर रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत प्रकरण की सीबीआई जांच होगी। गृह विभाग के अधिकारी ने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी साझा की है। महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार शाम संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी।
मौके से सुसाइड नोट के आधार पर उनके शिष्य आनंद गिरी और आद्य तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के बाद से ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम संत महंत आत्महत्या को लेकर संदेह जता चुके हैं। वहीं राजनीतिक दलों ने भी प्रकरण की सीबीआई या न्यायिक जांच कराने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार शाम संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। वह श्रीमठ बागंबरी गद्दी के विश्राम गृह स्थित कमरे में नायलॉन की रस्सी से बनाए गए फंदे के पंखे से लटके हुए मिले थे। मौके से सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य समेत 3 लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। यह मंगलवार को सार्वजनिक हुआ। इसमें शिष्य योग गुरु आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के पुजारी आद्य तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी को मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी मंगलवार को ही दर्शा दी गई थी। एसआईटी अध्यक्ष अजीत सिंह ने शाम 6 बजे तीसरे आरोपित संदीप की गिरफ्तारी की भी पुष्टि की। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या और हत्या के कयासों के बीच बुधवार को पोस्टमार्टम ने स्थिति कुछ हद तक साफ कर दी है। 5 डॉक्टरों के पैनल ने पाया है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत फंदे में लटकने से हुई है। हालांकि फोरेंसिक जांच का विकल्प खुला रखते हुए बिसरा सुरक्षित कर लिया गया है। पैनल को महंत नरेंद्र गिरी के गले में रस्सी के कसे जाने के निशान मिले हैं। विधिक मामला होने के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इसे सीएमओ को दे दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी के पोस्टमार्टम में क्या मिला, इस बारे में बताने से पैनल में शामिल डॉक्टरों ने इनकार कर दिया है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान मौजूद कर्मचारियों ने इतना जरूर बता दिया है कि महंत के गले में वाइट यानी सफेद रंग का पदार्थ जमा मिला है, जो थूक में रुकावट से बन जाता है। प्रदेश सरकार ने चुनावी वर्ष में जहां एक और अधिक से अधिक गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए नियम शिथिल किए हैं, वहीं छात्रवृत्ति का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भी कई ठोस कदम उठाए हैं। अब आय या जाति प्रमाण पत्र फर्जी हुआ तो छात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भर पाएंगे। समाज कल्याण विभाग एनआईसी के माध्यम से ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जिसमें प्रमाण पत्रों का लाइव मिलान हो सकेगा। यदि प्रमाण पत्र फर्जी है तो उसका नंबर फीड करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा ही नहीं होगा। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए संशोधित नियमावली जारी कर दी है। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए स्नातक में 55% अंकों की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। यानी अब स्नातक में 50% अंक पाने वाले वे छात्र भी छात्रवृत्ति के आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। अधिक से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार ने 31 जुलाई तक मान्यता पाने वाले संस्थानों के छात्रों को योजना में शामिल कर लिया है। अभी तक मान्यता व संबद्धता की 15 जुलाई अंतिम तिथि थी। नई नियमावली के अनुसार आईटीआई में दाखिला लेने वाले ऐसे छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी जिन्होंने कक्षा 8 या हाई स्कूल की परीक्षा 6 साल पहले पास की है। सरकार ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित उस समिति को भी खत्म कर दिया है जो अपने स्तर से कुछ विशेष मामलों में छात्रवृत्ति अनुमोदित कर देती थी। अब सरकार नियमावली के अनुसार ही सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। कोरोना काल में कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। ऐसे में संस्थानों की यह जिम्मेदारी होगी कि छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें। बगैर परीक्षा के प्रोन्नति पाने वाले छात्रों को भी सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। अभी तक कोषागार से छात्रवृत्ति वितरित होती थी। यदि किसी वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था तो छात्रों को पैसा नहीं मिल पाता था। एसबीआई में खाता खोलने से ट्रांजैक्शन फेल होने पर छात्रों के बैंक खाते में दोबारा पैसा भेजा जा सकेगा। दसमोत्तर छात्रवृत्ति में पहले 40% पैसा प्रदेश सरकार खाते में भेजेगी। इसके बाद 60% धनराशि केंद्र सरकार आधार से लिंक खाते में भेजेगी। अब सरकार दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति के अलावा मिलने वाला शैक्षणिक भत्ता भी 10% अधिक देगी। यानी किसी पाठ्यक्रम का यदि शैक्षणिक भत्ता 1000 रुपए है तो दिव्यांग छात्रों को 1100 रुपए दिए जाएंगे। जिलाधिकारी को आवेदन पत्र निरस्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसमें जिलाधिकारी का जो भी निर्णय होगा वह अंतिम माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ होगा। प्रभु श्री राम की तपोभूमि में इस आयोजन में देश के कोने कोने से करीब 5 लाख हिंदू जुटेंगे। इसमें संघ प्रमुख बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हिंदुत्व की रक्षा को लेकर हो रहे आयोजन के आमंत्रण पत्र छपवाकर बांटने का काम शुरू हो गया है। महाकुंभ के संयोजक तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने बताया कि चित्रकूट में 15 दिसंबर को हिंदू एकता महाकुंभ होगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। महाकुंभ की अध्यक्षता पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज करेंगे। उन्होंने बताया कि तिरंगा अगरबत्ती समूह के निदेशक नरेंद्र शर्मा ने आयोजन के आमंत्रण पत्र छपवाकर भेजने की शुरुआत कर दी है। 5 लाख लोगों को आमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। साथ ही पोस्टर, होर्डिंग्स व बैनर लगाने की भी तैयारी जोर शोर से है। आयोजन में साध्वी ऋतंभरा समेत देश के तमाम साधु संत भी शामिल होंगे। इसके लिए तुलसी पीठ ने रूपरेखा तैयार कर ली है। उन्हें भी आमंत्रित किया जा रहा है। ईओडब्ल्यू की टीम ने बुधवार को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरह हजारों करोड़ की ठगी करने के आरोपित शाइन सिटी के निदेशक राशिद नसीम की पत्नी शगुफ्ता राशिद खान और उसकी एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। राशिद नसीम के खिलाफ लखनऊ में करीब 300 और पूरे देश में 5000 से अधिक ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। कुछ महीने पहले राशिद नसीम की कंपनी में काम करने वाले विजिलेश केसरवानी ने पीड़ितों का एक संगठन तैयार करके प्रयागराज हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 60,000 करोड़ से अधिक की ठगी की रिट दायर की थी। ठगी में उसकी पत्नी समेत कंपनी के 50 से अधिक कर्मचारी आरोपित हैं। इंस्पेक्टर गोमती नगर राशिद नसीम की पत्नी के अलावा ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा ने उजरियाओं में रहने वाली उसकी कंपनी की कर्मचारी सबा फातिमा को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के बारे में लिखा पढ़ी की जा रही है। राशिद नसीम और उसकी कंपनी के कर्मचारी प्लॉट और हीरे के व्यवसाय में निवेश कराने के नाम पर रुपए जमा करवाते थे। ना तो कंपनी द्वारा अब तक किसी को प्लॉट दिया गया है और ना ही निवेश पर कोई ब्याज दिया गया है। लोगों ने रुपयों की मांग की तो वह भी नहीं दिए गए। इसके बाद यहां से भागकर दुबई चला गया। गोमती नगर में दर्ज मुकदमों को बीते कुछ माह पहले ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया था। राशिद नसीम को वर्ष 2019 में नेपाल के काठमांडू से गिरफ्तार किया गया था। बाद में नेपाल से उसे जमानत मिल गई थी। इसके बाद वह दुबई भाग गया था। अब दुबई से नेटवर्क चला रहा है और जॉर्जिया की नागरिकता लेने की तैयारी में है। वहीं एसटीएफ ने बीते 30 जून को साइंस सिटी के नेशनल हेड ब्रजमोहन सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राशिद नसीम प्रयागराज करेली के जीटीवी नगर का रहने वाला है। करीब 20 साल पहले उसने स्पीक एशिया मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में एजेंट की नौकरी शुरू की थी। शातिर दिमाग नसीम ने यहीं पर रहकर निवेशकों को ठगने की कला सीखी। इसके बाद वर्ष 2013 में उसने शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हाउसिंग कंपनी और उसके बाद 50 से अधिक कंपनियां खोल डाली। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।